गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा विषय है भाषा शिक्षण के तत्व। ठीक है, तो भाषा के बारे में आप पहले से ही अवगत हैं, भाषा के बारे में आपको पता है भाषा क्या होती है। ठीक है, तो ये जो भाषा है इसका प्रयोग करना भी क्या है, एक कला है। जो भाषा की आदत होती है, उसकी प्रकृति होती है, अपनी उस प्रकृति के कारण भाषा में क्या होता है, कुछ जटिलताएं आ जाती हैं, उसमें कुछ कठिनाइयाँ जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि वाक्य के स्तर पर भाषा क्या होती है, कभी वो सार्थक बन जाती है, लेकिन जब उसी वाक्य को उसकी लघुतम इकाइयों में हम बांट देते हैं, अगर उसको बांट दिया जाए उसके वाक्य को, तो भाषा हमारे लिए क्या बन जाती है, निरर्थक बन जाती है। मैं यहाँ एक आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, एक उदाहरण देके समझाऊंगी। एक वाक्य बोलूँगी जैसे राम घर गया। ठीक है, राम घर गया, इस वाक्य का एक अर्थ है, इसलिए ये वाक्य मेरा क्या है, सार्थक है। लेकिन जब इसी वाक्य को मैं टुकड़ों में, खंडों में विभाजित कर दूंगी, जैसे मैं लिखूंगी र प्लस आ प्लस म प्लस अ, ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका जो है जब इनको टुकड़ों में बांट दिया मैंने, तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो ऐसी दशा में क्या होता है, भाषा शिक्षण का कार्य भी हमारे लिए एक चुनौती भरा बन जाता है। जब भाषा शिक्षक को भाषा व भाषा शिक्षण के तत्वों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब लैंग्वेज जो है, तब भाषा जो है हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण बन जाती है। इसलिए क्या आवश्यक बन जाता है, इसलिए ये जरूरी बन जाता है कि भाषा शिक्षण तत्वों का ज्ञान जो है उसके दौरान, जब वो टीचिंग करवा रहे हैं, भाषा का शिक्षण दे रहे हैं, तो भाषा शिक्षक के लिए उसके एलिमेंट जो होते हैं, उसके तत्वों का ज्ञान देना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। मतलब ये है कि अगर लैंग्वेज हमें किसी को सिखानी है, या लैंग्वेज हमें सीखनी है, या फिर लैंग्वेज के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें है, सबसे पहले है हमारा अनुकरण, नंबर सेकंड है पुनरावृत्ति, नंबर थर्ड है भाषा शिक्षण की शुरुआत, नेक्स्ट है परिपक्व, नेक्स्ट प्रवर्तन, नेक्स्ट है मेरा उपयोजन, नेक्स्ट है वातावरण, नेक्स्ट है क्रमबद्ध विकास, नंबर 9 पे है मेरा यहाँ पे शिक्षण सूत्र का प्रयोग, और नंबर 10 पे है शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की अनुपालना। ठीक है, मतलब ये है कि इन जो शीर्षक मैंने अभी आपको बताए हैं, इनके आधार पर हम क्या करते हैं, किसी को भी भाषा का ज्ञान दे सकते हैं, भाषा जो है उसको सिखा सकते हैं। या फिर यूँ कह लीजिए कि अगर हमें लैंग्वेज सीखनी है, भाषा सीखनी है, तो हमें इनका पालन करना होगा। जैसे सबसे पहले आपको ये पता है, नंबर मैंने बोला अनुकरण, अनुकरण मीन्स नकल द्वारा, तो लैंग्वेज सीखी जाती है नकल द्वारा। ठीक है, पुनरावृत्ति बार बार अभ्यास के माध्यम से। ठीक है, नंबर 3 मैंने बोला भाषा शिक्षण की शुरुआत, अर्थात जो लैंग्वेज सीखनी है उसकी शुरुआत जो है वो कैसे हो, क्रमबद्ध तरीके से हो। ठीक है, परिपक्व, परिपक्व में भी आएगा कि जैसे बच्चा जो है पहले घर से सीखा होता है, लेकिन जो उसने लैंग्वेज सीखी होती है, जो उसने भाषा सीखी होती है, उसमें वह पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवर्तन, जिसको मोटिवेशन बोलते हैं। उपयोजन, उपयोजन होता है जो हमारे पास ज्ञान होता है, अगर उस ज्ञान को हम अपने जो है व्यवहार में प्रयोग कर लेते हैं, व्यवहार में उपयोग कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए उपयोजन बन जाता है। तो लैंग्वेज सीखने के लिए हमें वातावरण की भी ज़रूरत होती है। देखो, जिस प्रकार का वातावरण होगा उसी प्रकार का जो है लैंग्वेज या कोई चीज़ जो है हम सीख पाते हैं। नेक्स्ट है क्रमबद्ध विकास, तो लैंग्वेज का क्या करते हैं हम, एक सीक्वेंस में, एक क्रम में विकास होता चला जाता है। ठीक है, तो ये शीर्षक है मेरे पास, नंबर 1 आता है इसमें हमारा अनुकरण। ठीक है, अब आपने इसकी ओर ध्यान देना है। अनुकरण, अनुकरण मीन्स नकल। तो देखिए, जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है, अर्थात जन्म से लेकर ही बच्चा जो है, बालक जो है, विद्यार्थी जब बाद में बनता है वो क्या करता है, अपने जन्म काल से ही अनुकरण करना शुरू कर देता है। ठीक है, और उसमें ये प्रवृत्ति जो है वो क्या होती है, स्थायी रूप से ही बनी रहती है। मनुष्य अनुकरण के द्वारा ही अपने जो उसके अनेक कार्य होते हैं, अनेक काम होते हैं, उनमें क्या करता है, उनमें दक्षतापूर्वक कार्य करना सीखता है। देखो, जब बच्चा घर के परिवेश में होता है, घर के वातावरण में होता है, तो क्या करता है, वो अनुकरण के माध्यम से ही भाषा सीखने का प्रयास करता है। उसका ये अनुकरण जो है कभी अपनी माँ का होता है, कभी अपने भाई बहनों का होता है, या उसके जो घर के जो सदस्य होते हैं उनका अनुकरण करता है। ठीक है,
तो भाषा सीखने के लिए भाषा शिक्षण का सबसे अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? अनुकरण। ठीक है, देखो बच्चा केवल घर में ही अनुकरण नहीं करता है, वो विद्यालय में आकर के भी अनुकरण करता है। कभी वो अनुकरण करता है अपने शिक्षकों का, अपने सहयोगियों का, अपने मित्रों का। ठीक है, उसके माध्यम से वो क्या करता है? लैंग्वेज को सीखता है। इसी प्रकार क्या करता है, तो इसमें क्या करना है, इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि शिक्षक को, देखो एक शिक्षक जो होता है वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए एक रोल मॉडल होता है। ठीक है, तो शिक्षक को अपने आप को बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि बच्चों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले टीचर को क्या करना है, अपनी जो राइटिंग है, अपना लेखन कार्य है, उसे सुंदर बनाना है। क्योंकि टीचर को देख करके ही, अध्यापक को देख करके ही, अध्यापक का अनुकरण करके ही बच्चे जो है वो सीखते हैं। अगर अध्यापक का लेखन कार्य अच्छा होगा तो स्टूडेंट उनको फॉलो करके, उनका अनुकरण करके अपने लेखन कार्य को सुधारेंगे। ठीक है, बिहेवियर की बात कर लें तो टीचर के बिहेवियर, जो बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है। जिस तरह का टीचर का बिहेवियर होगा उसी तरह से उसके बच्चे जो हैं उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 था अनुकरण। अनुकरण मीन्स नकल। नकल मीन्स एक नकल द्वारा सीखना या इमिटेशन द्वारा सीखना। नंबर 2 आता है हमारा पुनरावृत्ति, या जिसको हम बोलते हैं आवर्तन। तो पुनरावृत्ति का तात्पर्य है, पुनरावृत्ति से मतलब है दोहराना। ठीक है, तो ये जो है ये भाषा शिक्षण का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। पहला था मेरा अनुकरण, इसको इमिटेशन बोलते हैं। नंबर 2 आ गया मेरा पुनरावृत्ति। तो जिस प्रकार लैंग्वेज जो है अनुकरण द्वारा, नकल द्वारा सीखी जाती है, उसी प्रकार लैंग्वेज जो है पुनरावृत्ति द्वारा भी सीखी या सिखाई जा सकती है। देखो अगर हमें छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को, किसी की बात नहीं कर ले, छोटे बच्चों की बात करती हूँ, छोटे बच्चों को लैंग्वेज सिखानी है तो क्या करना पड़ता है, उस चीज़ का हमें जो उनको हम सिखा रहे हैं उसका बार बार हमें अभ्यास करवाना पड़ता है। आप नर्सरी क्लास के बच्चों को ले लीजिए। अगर आप सोचो कि नर्सरी क्लास में पहली बार गए और उन बच्चों को बोला बच्चे ये है अ और ये है आ, ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि बच्चे जो हैं आपने बोला और बच्चों ने सीख लिया? नहीं, बच्चों ने नहीं सीखा। बच्चे कब सीखेंगे? जब उस चीज़ को आप सहस्रों बार, सैकड़ों बार दोहराएंगे। ठीक है, बच्चे को बार बार बोलेंगे बच्चे और इसको अनार दिखाएंगे, आ बोलेंगे, बच्चे को आम दिखाएंगे, और दिन में कम से कम जब बच्चे को यही चीज़ जो है बार बार आप दोहराएंगे तो बच्चा क्या करता है, उसको आसानी से सीख जाएगा। ठीक है, यही प्रक्रिया जो है हाई क्लासों में भी यूज़ होती है। ये केवल छोटे बच्चों के लिए नहीं, बड़े बच्चों के लिए भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब बच्चों को किसी भी चीज़ का बार बार जो है अभ्यास करवाया जाता है, चाहे वो उनके क्वेश्चंस हो, चाहे वो उनका जो एक्टिविटी कार्य हो, कोई भी कार्य हो। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस से ही बच्चा क्या होता है, जो भाषाई कौशल होते हैं, 4 कौशल जो हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, वो निपुण बन पाता है। ओके, नंबर 3 आता है हमारे पास भाषा शिक्षण की शुरुआत। तो देखो जितनी जल्दी हो सके ये जो भाषा शिक्षण है उसकी प्रक्रिया जो है आरंभ कर देनी चाहिए, बच्चों के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, कि जितनी जल्दी हो सके, जितना हम समय को खराब किए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें तो क्या होता है, बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसका एक मेन कारण ये है कि जो बालक है, बालक के मन में जो है भाषा सीखने के प्रति जो है बहुत रुचि होती है, विशेष अभिरुचि होती है। लगभग 20 वर्ष की अवस्था तक आती। ठीक है, जब वो 20 ईयर्स का हो जाता है, 20 वर्ष का हो जाता है, तो उसकी यही अभिरुचि जो है वो क्या होती है, कम होने लगती है। फिर वो पढ़ाई की ओर ध्यान देना कम कर देता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि जैसे ही बच्चे ने विद्यालय में प्रवेश किया, विद्यालय में प्रवेश करने के साथ ही बालक को जो लैंग्वेज सिखानी है, जो भाषा सिखानी है, भाषा की शिक्षा देने का कार्य जो है प्रारंभ कर देना चाहिए। ओके, तभी वो क्या करेगा, वो आसानी से सीख पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक उदाहरण दूंगी। जैसे भारत जैसे देश में क्या है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उनमें क्या है, उनमें हिंदी को मातृभाषा के रूप में पहली कक्षा से ही पढ़ाया जाता है। जबकि ये जो कर्नाटक है, कर्नाटक जैसे राज्यों में ये जो हमारी हिंदी है, इसे 3rd लैंग्वेज, इसे तृतीय भाषा के रूप में 5वीं कक्षा तक पढ़ाया जाता है। 5वीं कक्षा से, ठीक है, 5वीं कक्षा से ही पढ़ाया जाता है। तो
कहने का मेरा मतलब यहाँ ये है कि जिस भी कक्षा से भाषा शिक्षण का कार्य आरंभ किया जाना है, उसी कक्षा से वो क्या करता है, भाषा सिखाने का उसका कार्य जो है वो प्रारंभ कर देना चाहिए। अर्थात मतलब बोलने का मतलब यही है कि बच्चों को जितना जल्दी हो सके उसको जो लैंग्वेज सिखानी है उसका कार्य जो है शुरू कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी नहीं, अभी छोटा है, अभी रहने देते हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी सीखने की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो नंबर 4 पे है मेरा परिपक्व। तो परिपक्व क्या होता है, विद्यार्थी की जो बौद्धिक और उसकी मानसिक क्षमता होती है, उसके जो विकास की स्थिति होती है उसको हम बोलते हैं परिपक्व। कि जैसे उसका दिमाग जो है बड़ों की तरह बिहेवियर करना लगता है, उसकी जो सोचने की समझने की क्षमता होती है जो बढ़ने लगती है, तब हम बोलते हैं कि देखो ये बच्चा जो है परिपक्व हो गया है। ठीक है, यद्यपि जो है विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही बालक जो है क्या होते हैं, वो अपने भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो गए होती हैं, क्योंकि उन्होंने उनका जो वातावरण है घर का, उनमें रह करके ही क्या किया होता है, उन्हें अनुकरण द्वारा बहुत कुछ सीख लिया होता है, और उनके पास क्या होता है, एक निश्चित शब्द भंडार भी बन गया होता है। ठीक है, परंतु उनका जो ये भाषीय ज्ञान होता है वो क्या होता है, वो अभी अपरिपक्व होता है, वो पूरी तरह परिपक्व, मतलब आप समझते हो ना, एक होता है कि हम बोलते हैं कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल चावल को ले लो। ठीक है, हम बोलते हैं कि चावल अभी पका नहीं है, अभी क्या है, अभी अपरिपक्व है, और चावल जो है वो पक गया है। ठीक उसी प्रकार स्थिति स्टूडेंट की है कि मानो उसने घर के वातावरण में रह करके अपने जो उसके घर के सदस्य हैं उनका अनुकरण करके लैंग्वेज सीख ली है, लेकिन क्या हुआ, उसने बोलना तो सीख लिया है, लेकिन उस लैंग्वेज के अंदर जो बारीकियां हैं उसको वो अभी पूरी तरह नहीं सीख पाया है, वो क्या है, अभी अपरिपक्व है। तो विद्यालय में आने के पश्चात एक टीचर को चाहिए, एक अध्यापक को चाहिए कि उस विद्यार्थी को जो अभी पूरी तरह जो है उसका दिमाग जो है उसका विकास नहीं हुआ है, तो उसको पूरी तरह से परिपक्व बनाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मोटिवेशन, जिसको बोलते हैं प्रवर्तन। तो देखो मोटिवेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम हारते हुए को भी आगे ले जा सकते हैं, हारता हुआ व्यक्ति भी क्या करता है, वो जीत सकता है। तो विद्यालय में भी हमें यही जो है क्रिया अपनानी चाहिए। एक क्लास है, एक कक्षा है, उसमें सभी विद्यार्थी जो है एक समान नहीं होते हैं, उसमें कुछ जो है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे मीडियोकर होते हैं, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, सभी बच्चों को एक साथ लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो हम जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन जो स्लो लर्नर है उनको भी, ठीक है, उनको भी हम मोटिवेट करके बहुत आगे नहीं, लेकिन चलो कुछ हद तक आगे ले जा सकते हैं। देखो एक ऐसा बच्चा है क्लास में जो बिल्कुल हेजिटेट करता है, जो बोलता नहीं है, ठीक है, शर्माता रहता है, अगर उसे आप अपने पास बुला के प्यार से जो भी आपने पढ़ाना है उस चीज़ को पूरा ना पढ़ा के टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, उसको पढ़ाओगे, और जब वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, जब वो आपको उसका उत्तर देगा और आप उसको केवल वन वर्ड, उसके लिए वन वर्ड बोल दोगे, वेरी गुड, या बोलेंगे शाबाश, या मानो कि आप उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपने उसको लेखन कार्य का अभ्यास करवाया और उसने थोड़ा सा अच्छा लिखना सीख लिया, और जब वो अच्छा लिख के मानो कि एक ही पंक्ति लिखकर आपके पास लेके आया और आपने उस पंक्ति को देख करके उसको केवल अति सुंदर या सुंदर वर्ड यूज़ कर दिया, तो देखना आपका ये मोटिवेट भरा जो एक शब्द है सुंदर, बच्चे को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। ये जो है मोटिवेशन जो है केवल स्टडी में ही नहीं, केवल विद्यालय में नहीं, हर जगह जो है प्रयोग की जा सकती है। तो भाषा शिक्षण में ये जो मोटिवेशन है, ये जो प्रवर्तन है, इसकी एक अपनी अलग भूमिका होती है। इसलिए हमें टाइम टू टाइम एक टीचर्स का यही फ़र्ज बनता है, यही उसका रोल होता है कि जो बच्चे उसको रोल मॉडल मानते हैं उनको टाइम टू टाइम क्या करे, वो मोटिवेट करे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा उपयोजन। तो देखो उपयोजन क्या होता है, उपयोजन होता है कि जो अर्जित किया हुआ ज्ञान होता है उसको अगर हम समुचित रूप से अपने प्रत्यक्ष, ठीक है, डायरेक्ट जो हमारा बिहेवियर होता है उसमें उपयोग करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उपयोजन कहलाता है। और भाषा शिक्षण में शिक्षक का तो यही प्रयास होना चाहिए कि विद्यार्थियों ने जो नया भाषीय ज्ञान जो है अर्जित किया हुआ है, तो क्या करें, उनको
अपने व्यावहारिक जीवन में उनका प्रयोग करना सिखाए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बच्चों में जो है उनकी आत्मव्यक्ति का विकास होगा, बच्चे और आगे बढ़ेंगे और इसको वो किसके आधार पर कर सकती हैं, मोटिवेशन के आधार पर ही कर सकती हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी कि विद्यार्थियों में जो है इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो क्या करें कि जो कक्षा में पढ़ाए गए हैं जो लोकोक्तियाँ, जो मुहावरे आदि का क्या करें, अपनी भाषा में प्रयोग करना सीख जाएं। और जब वो इसका प्रयोग करना सीख जाएं तो जो सीखे हुए नए शब्दों को हैं उनका अपने जीवन में प्रयोग करें। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा वातावरण। तो देखो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए वातावरण का उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो किसी और कला में बच्चे ने पारंगत होना है। तो ये विद्यालय के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें बच्चों को क्या करना है, अच्छे से अच्छा वातावरण देना है। अगर विद्यालय का वातावरण, कक्षा का वातावरण जो है अच्छा नहीं होगा, जिस तरह का वातावरण होगा देखना बच्चा जो है उसी आधार पर पनपता है। ठीक है, जिस तरह की बच्चे की संगति होगी बच्चा उसी संगति में ही आगे की ओर बढ़ता है। तो भाषा सीखने के लिए ये जो परिवार है, समाज है, पाठशाला आदि है और वहाँ का जो वातावरण है ये क्या करता है, अपनी एक अलग भूमिका निभाता है। इसलिए क्या होना चाहिए, अगर हमें बच्चों को लैंग्वेज सिखानी है, भाषा सिखानी है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें परिवार में, समाज में, उसके विद्यालय में, पाठशाला में जहाँ का वातावरण है उस वातावरण को क्या करना चाहिए, बच्चों के अनुकूल बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्रमबद्ध विकास। तो देखो ये जो बालक हैं, ये जो बच्चे हैं, सबसे पहले भाषा की जो मौखिक रूप होता है उससे ही परिचित होते हैं, उसी के बारे में ही उन्हें जानकारी होती है और उसके पश्चात जो है उनकी जो अभिव्यक्ति कौशल होता है, श्रवण कौशल होता है, उसका विकास जो है क्या होता है, पहले होता है। ठीक है, उसके पश्चात उनके जो है वाचन कौशल, वो लेखन कौशल का विकास होता है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि बच्चे में क्या होता है, पहले ही किसी काम को करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, उसका जो अभिव्यक्ति कौशल और श्रवण कौशल होता है वो पहले होता है, उसके पश्चात वो क्या करता है, वाचन कौशल मीन्स बोलना, वो लेखन कौशल वो उसका विकास होता है। ठीक है, और ये जो भाषा शिक्षण है, भाषा शिक्षक है, तो यदि भाषा शिक्षण को उद्देश्यपूर्वक हमें बनाना है तो क्या करना है, भाषा शिक्षक को इसी क्रम में विद्यार्थियों के ये जो चारों भाषाई कौशल है उनका विकास करना है। या फिर अगर हम इसको नर्सरी क्लास में ले जाएं, छोटी क्लास में ले जाएं, तो हमें क्या करना है, बच्चों के क्रमबद्ध विकास के लिए बच्चों को जो हिंदी वर्णमाला है उसके अ से शुरू करके ज्ञ तक समाप्त करना है। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे को ज्ञ सिखा देना है और उसके बाद बच्चे का फिर सिखाना है। ठीक है, और साथ में उन्हीं कक्षाओं में भी पहले बच्चे का क्या करना है, क्योंकि बच्चा पहले मौखिक सीखता है तो बच्चों को पहले मौखिक रूप में सिखाना है, उसके पश्चात उसके लिखित रूप में जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शिक्षण सूत्र का प्रयोग। तो ये जो भाषा शिक्षण है, इस भाषा शिक्षण में शिक्षण सूत्र जो है ये इसको पढ़ाने का जो सूत्र है वो अपनी अहम भूमिका निभाता है। देखो यदि कोई भी जो भाषा शिक्षक है उसके पास शिक्षण सूत्रों का समुचित ज्ञान होगा तो वो क्या कर सकता है, उनका प्रयोग करके अपने भाषा शिक्षण को अधिक लाभदायक, प्रेरणादायक और रोचक बना सकता है। साथ ही साथ उसे क्या होगा, उसके जो शिक्षण उद्देश्य हैं, उसने जो पढ़ाने के अपने मेन ऑब्जेक्टिव रखे हैं उनमें क्या होगा, वो पूरी तरह से पारंगत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की अनुपालना। तो देखो शिक्षण करवाने के लिए, टीचिंग के लिए कुछ सिद्धांत बने हुए हैं जिनका हम पहले जो है मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, कुछ सूत्र बने हुए हैं। तो क्या करना है, एक टीचर को, एक अध्यापक को बच्चों को शिक्षण देने के लिए, हिंदी भाषा का ज्ञान देने के लिए, संस्कृत भाषा का, भाषा चाहे कोई भी हो, लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, किसी भाषा का भी ज्ञान देने के लिए बच्चों को इन सूत्रों का और इन सिद्धांतों का पालन करना सिखाना है। तभी हम अपने ये जो भाषा शिक्षण है इसको प्रभावशाली, रोचक और उद्देश्यपूर्वक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 पॉइंट जिनके आधार पर क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को लैंग्वेज जो है सिखा सकते हैं। जैसे नंबर 1 बोला मैंने, अनुकरण, नकल के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा। नंबर 2 पुनरावृत्ति, बार बार अभ्यास करवा के। नंबर 3 था मेरा शिक्षा, भाषा शिक्षण की शुरुआत। तो भाषा शिक्षण की शुरुआत जो है बच्चों को
शुरुआती तौर पर ही करवा देनी चाहिए। और नेक्स्ट है परिपक्व। तो परिपक्व को जोड़ोगे आप कि बच्चा जैसे अपने परिवार से निकला है तो क्या हुआ है, उसकी जो बौद्धिक स्तर है पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, वो कहाँ जाके परिपक्व होता है, विद्यालय में जाके होता है। प्रवर्तन मोटिवेशन के आधार पर, उपयोजन जो उसका ज्ञान है उसको उसके व्यवहार में ला करके, वातावरण उसको एक अच्छा वातावरण देके, क्रमबद्ध विकास उसको क्रम सीक्वेंस में पढ़ा करके, ठीक है। साथ में शिक्षण सूत्रों और जो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं उनकी अनुपालना करके, उनका पालन करके भी, अर्थात जो शिक्षण सूत्र दिए हुए हैं, जो सिद्धांत बने हुए हैं, उनको अपनी टीचिंग में ला करके, उन मेथड के आधार पर बच्चों को पढ़ा करके वो क्या कर सकता है, बच्चों को भाषा शिक्षण का ज्ञान दे सकता है।